मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उपभोक्ता की बचत की धारणा को पहली बार 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था। बाद में मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया और इस विश्लेषण को प्रोफेसर JR हिक्स ने उदासीनता की वक्र की रेखाओं की सहायता से और भी अधिक प्रामाणिक बना दिया। उपभोक्ता की बचत की धारणा को प्रोफेसर ड्यूपिट ने रिलेटिव यूटिलिटी का नाम दिया और मार्शल ने पहली बार इस विचार को कंज्यूमर्स रेंट और बाद में उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस के नाम से बताया। तो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में मार्शल का ये कहना है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार रहता है तथा जो कीमत वो वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही और सरप्लस ही यानी अतिरिक्त संतोष का आर्थिक माप है। यानी कहने का अर्थ है कि जो कीमत वो वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त संतोष का आर्थिक माप है और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस के संबंध में इसकी व्याख्या करते हुए मार्शल की यह धारणा थी कि कुल लागत तथा सीमांत उपयोगिता का क्या अंतर है और JR हिक्स ने तटस्थ वक्र द्वारा इसको अपना एनालाइज किया। तो उपभोक्ता की बचत का आधार, उपभोक्ता की बचत का क्या आधार है? तो मार्शल कहते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है जितना उस वस्तु के उपभोग से उसे टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है। उपयोगिता ह्रास नियम के कारण एक उपभोक्ता उपभोग की जाने वाली वस्तु की पहली इकाई के लिए अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक त्याग करना चाहता है, क्योंकि पहली इकाई की उपयोगिता बाद की इकाइयों से अधिक होती है और उपभोक्ता सभी इकाइयों का समान मूल्य देता है। उपभोक्ता का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाती। यानी उपभोग के इस क्रम में सीमांत इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों की सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक होती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ताओं को एक वस्तु के क्रय की जाने वाली अंतिम इकाई से पहले वो जितनी इकाइयों का क्रय करता है उनसे अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी और इसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। यानी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाले इस सरप्लस के प्रयोग को ही कहा गया है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस की कई मान्यताएं हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा में मापनीय माना था और उनके अनुसार जिस वस्तु को क्रय करने के लिए जितनी कीमत देना चाहते हैं वो कीमत ही वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी और साथ ही वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व पर बल दिया था और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, यानी सम सीमांत उपयोगिता तथा उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यथा स्थिर मान लिया गया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है और परफेक्ट कंपटीशन की धारणा पर यह आधारित है और साथ ही साथ यह माना गया कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, यानी लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी माना गया कि मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के आधार माना है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। तो जब तक उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होता तब तक उपभोक्ता की बचत नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल के एक डायग्राम के द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरह से कंज्यूमर सरप्लस की प्राप्ति होती है। तो इस डायग्राम में हमें देखते हैं कि DD मांग की रेखा है और DD मांग की रेखा यह बताती है कि उपभोक्ता किसी दी हुई कीमत पर नारंगियों
की कितनी इकाइयाँ खरीदने के लिए तत्पर रहता है। यानी डीडी रेखा उस कीमत को बताती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न मात्राओं का क्रय करना चाहता है। डीडी रेखा वस्तु की विभिन्न मात्राओं से मिलने वाली उपयोगिता को बताता है। तो चित्र में या डायग्राम में एक नारंगी का मूल्य OP1 और मूल्य रेखा और P1 K1 है और OP1 मूल्य पर उपभोक्ता OQ मात्रा नारंगियों को क्रय कर लेता है और ऐसी दशा में OQ नारंगियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता को डीडी रेखा के नीचे के क्षेत्र OQE1D से दिखाया गया है। एक नारंगी की कीमत OP1 के बराबर है और इसके द्वारा OQ मात्रा में नारंगियाँ क्रय की जाती हैं, खरीदी जाती हैं और इस प्रकार नारंगियों पर किया जाने वाला कुल व्यय OP1 गुना OQ बराबर OP1E1Q के बराबर होगा। अतः उपभोक्ता की बचत होगी OQE1D माइनस हो जाएगा OP1E1Q बराबर होगा आपका P1E1D। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह से उपभोक्ता कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त करेगा और मूल्य के बढ़ने घटने पर उपभोक्ता की बचत भी घटती बढ़ती रहेगी। अगर मान लीजिए नारंगी का मूल्य OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है तो उपभोक्ता की बचत P2E2D पहले से कम, और जब मूल्य घट जाता है तो ऐसी हालत में OP होने से बचत बढ़कर PED हो जाती है। तो अब हमें देखना है कि नॉन डिविजिबल गुड्स यानी अविभाजनीय वस्तुओं का संबंध किस तरह से होता है। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर देखा गया है कि जैसे घड़ी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, यानी वो वस्तु जो कि विभाजनीय नहीं है, अविभाजनीय है। तो OX एक्सिस पर वस्तु और OY एक्सिस पर मूल्य और उपयोगिता को दिखाया गया है। तो डायग्राम में खड़े डंडे जिन्हें आच्छादित किया गया है वस्तु की प्रति इकाई को से प्राप्त होने वाली यानी उपभोक्ता की बचत को बताती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सबसे अधिक है और उसका दंड बड़ा है। उपयोगिता के घटने के साथ साथ ये जो क्राइटेरिया यानी ये ग्राफ जो है वो साथ साथ घटता जाता है। तो उपभोक्ता की बचत की आलोचना विभिन्न आधारों पर की गई, जैसे कि कहा गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर न होना, उपयोगिता की माप करना भी संभव नहीं है, उपभोक्ता के आर्थिक स्तर में अंतर यानी उपभोक्ता की संपूर्ण मांग तालिका का ज्ञान न होना, ये सारे आपके क्रिटिसिज्म हैं, आलोचनाएं हैं। और एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से है। मार्शल ने उपभोक्ता के बचत में इस बात को मान लिया है कि वस्तु विशेष का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करती है और व्यवहार में ऐसा बहुत कम वस्तुएं हैं जिसका संबंध एक दूसरे से ना हो, अतः वस्तुएं एक दूसरे के पूरक और स्थानापन्न ही होती हैं। और उपभोक्ता की आय और रुचि में परिवर्तन, मार्शल की मान्यता के अनुसार उपभोग करते समय व्यक्ति की आय, रुचि और फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उपभोक्ता की बचत की सही जानकारी और ये कहते हैं कि किसी भी तरह का फैशन में परिवर्तन नहीं, लेकिन ये सारी बातें परिवर्तित होती रहती हैं, यानी ये सारी बातें चेंज होती रहती हैं, इसलिए उपभोक्ता की बचत की सही जानकारी हमें नहीं हो पाती। प्रोफेसर निकोलसन के अनुसार उपभोक्ता की बचत की धारणा काल्पनिक है जिसका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं हो सकता और न ही यह किसी आर्थिक समस्या को सुलझा सकती है। और जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में यह नियम का लागू न होना, यानी जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इन वस्तुओं की पूर्ति होने पर उपभोक्ता को असीमित आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी वस्तुओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। तो ऐसे उदाहरण के लिए एक धनी व्यक्ति रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा है और एक गिलास पानी के लिए 1000 रुपया देने को तैयार हो सकता है। और यानी कहने का मतलब है कि जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में ये नियम
लागू नहीं होता है। और साथ ही साथ प्रतिष्ठा रक्षक जितनी वस्तुएं होती हैं उन सब में भी उपभोक्ता की बचत की धारणा नहीं होती, क्योंकि उपभोक्ता की बचत अनिश्चित रहती है। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं जैसे दुर्लभ कलाकृतियाँ, महान विचारकों और कवियों की पुस्तकें और यह हीरे जवाहरात, यानी इस संबंध में उपभोक्ता की बचत को पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उपभोक्ता की बचत मापने की हिक्स की विधि, हिक्स ने किस तरह से इसको क्लियर किया था, तो इस संबंध में हम देखते हैं कि मार्शल के उपभोक्ता की बचत की आलोचना के बाद हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की माप के लिए उदासीनता की वक्र रेखा का प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि उपभोक्ता की बचत को किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय में बचत की भांति समझना चाहिए। और इसे एक डायग्राम के द्वारा बताया है कि OX एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और OY एक्सिस पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय को दिखाया गया है। मान लीजिए उपभोक्ता की कुल मौद्रिक आय OA और AB रेखा कीमत रेखा है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायग्राम में IC1 IC2 दो उदासीन वक्र है। IC2 वक्र को AB मूल्य रेखा E बिंदु पर स्पर्श कर रही है और उपभोक्ता का साब E बिंदु पर है और इस इक्विलिब्रियम पर एक उपभोक्ता वस्तु की ON मात्रा क्रय करने के लिए AP1 या E2E मुद्रा व्यय करता है, जबकि उपभोक्ता ON वस्तु को क्रय करने के लिए PA या E1 E2 तथा मूल्य देने को तैयार है। IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वस्तु की ON मात्रा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता इंडिफरेंस कर्व 1 के E पॉइंट पर रहता है और वस्तु की ON मात्रा के लिए उपभोक्ता अधिकतम त्याग PA या E1 E2 के बराबर कर सकता है। संयोग से उसे वो वस्तु AP1 या E2E त्याग करने पर ही मिल जाती है। अगर उपभोक्ता की बचत PA माइनस AP1 बराबर PP1 या PE1 EP1 यानी आयत के बराबर है, यानी उपभोक्ता बचत के विचार का महत्व कई सैद्धांतिक महत्व भी हैं और कई व्यवहारिक महत्व भी हैं। तो हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत का इम्पोर्टेंस इन एक्सचेंज, यानी उपभोक्ता की बचत का विचार विनिमय के लाभों को प्रकट करता है और यह विचार स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के लिए त्यागी गई द्रव्य की उपयोगिता से अधिक होती है। और उपयोग और विनिमय मूल्य में महत्व, उपभोक्ता की बचत का महत्व तब अधिक बढ़ जाता है जब हमारा ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर जाए कि वस्तु का उपयोग मूल्य विनिमय मूल्य से क्यों अधिक होता है। तो यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अगर पुस्तक की उपयोगिता रुपये की उपयोगिता से अधिक नहीं होती तो विनिमय नहीं होता। विनिमय करने से उसे बचत होती है, तो वो बचत जितनी अधिक होगी उसमें उतना ही अधिक उपयोग मूल्य होगा। और उपभोक्ता बचत का व्यवहारिक महत्व, उपभोक्ता बचत का व्यवहारिक महत्व है एकाधिकारी मूल्य निर्धारण में और आर्थिक स्तर के तुलनात्मक अध्ययन करने में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश दूसरे देश से उन वस्तुओं का आयात करता है जो वस्तुएं उनके लिए सस्ती होती हैं और विदेशों से देश में उन वस्तुओं का आयात करता है जो स्वदेश के लोगों को उपभोक्ता के बचत में वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का विचार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ को मापता है। और कर निर्धारण में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सरकार कर लगाते समय उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखती है। करों को लगने से उपभोक्ता की बचत में कमी आ जाती है। करारोपण का औचित्य उसी दिशा में है जब सरकार को लाभ उपभोक्ता की बचत में होने वाली हानि की तुलना में अधिक हो। अगर कर के द्वारा प्राप्त आय का लाभ उपभोक्ता की बचत की तुलना में कम है तो ऐसा कर निर्धारण उचित नहीं होगा। डायग्राम में
इस बात को दिखाया गया है कि ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु के मूल्य और सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। मान लीजिए किसी वस्तु पर पहले कर नहीं लगाया गया था, तब उस वस्तु का मूल्य ओके था और इस मूल्य पर उपभोक्ता वस्तु की ओएन मात्रा कर लेता है। लेकिन जब वस्तु पर BP1 कर लगाया गया है, कर के लगने के बाद वस्तु का मूल्य ओके से बढ़कर OK1 हो जाता है। मूल्य में वृद्धि करके बराबर हुई है क्योंकि BP1 बराबर KK1। ऐसी दशा में वस्तु की मांग ON से घटकर ON1 हो जाएगी। कर से सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय KBP1 K1 है, जबकि उपभोक्ता की बचत की हानि KPP1 K1 के बराबर है, जो सरकार को प्राप्त कर आय की तुलना में BPP1 अधिक है। अतः सरकार को ऐसे कर नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कर लगने का प्रोड्यूसर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और कंज्यूमर सरप्लस पर